तो इसको ऐसे हल्का सा घुमाएंगे तो ये बाहर आ गई। काला हिस्सा, जड़ का हिस्सा, हम इसको ऐसे सीधा काट के खेती के व्यवसाय में भी फायदा होता है, पर खेती करने का भी एक कायदा होता है। नमस्कार, मैं हूं रुक्मणी चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज हम आपको टिग्गीपुर गांव के पप्पन मशरूम फार्म में लेकर आए हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि मशरूम फार्मिंग और इसका बिजनेस कैसे करें। मैं पप्पन सिंह गहलोत, गाँव टिग्गीपुर का निवासी। मैं पिछले 28 वर्षों से मशरूम फार्मिंग कर रहा हूँ। मेरे फार्म का नाम है पीताम्बर पप्पन मशरूम फार्म। 28 वर्ष पहले मैंने अपने गांव में घेर जिसको बोलते हैं, एक छोटे से लेवल पे मशरूम फार्मिंग शुरू की थी। अगर उससे कंपैरिजन करें तो आज मैं उससे 50 गुना मशरूम फार्मिंग कर रहा हूं। पहले हम गेहूं के भूसे में मशरूम लगाते थे, लेकिन जैसा आप भी देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से पराली की बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में खासकर अक्टूबर नवंबर के महीने में धुआं ही धुआं हो जाता है। तो हमने उसके बाद जो पराली है, इस पराली में मशरूम उगानी शुरू कर दी। इस पराली का जैसे खेत से आया इकट्ठा होके, तो इसको जो चारा काटने की मशीन होती है, उसको हम चारा इसको काट लेते हैं और कटाई करके इसको गीला करके जो सप्लीमेंट मशरूम में डलते हैं, चिकन मैन्योर हो गया, यूरिया का खाद वगैरह हो गया, चोकर वगैरह, उसका हम कंपोस्ट बना के, और ये 28 दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाता है। उसको हम अपने मशरूम फार्म में ले जाकर फिर अंदर डालकर इसकी बिजाई करते हैं, जिसको स्पॉनिंग कहते हैं, और इसमें वाइट बटन मशरूम हम उगाते हैं। इसी के साथ साथ जो ये फसल अवशेष जो बच जाता है पराली की, फिर भी एक समस्या है। फसल अवशेष को जो है छोटे किसान जला देते हैं, तो उसको फसल अवशेष को भी हमने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके अपने खेत में एक टर्निंग मशीन आती है, उसका एक सिस्टम होता है। उसमें जो है जैसे 100% पराली है, तो उसमें 25% ताज़ा गोबर की खाद और 25% खेतों की खरपतवार उसमें मिक्सर करके और मॉइस्चर उस बना के उसमें पानी देकर जो है टर्निंग मशीन से उसकी टर्निंग करके उसका हमने जैविक खाद भी बनाया है। और उसी खाद को हम मशरूम में केसिंग करते हैं, और मशरूम की केसिंग में उस खाद को इस्तेमाल करते हैं। और मैं जैविक खेती जो करता हूँ, सब्जी उगा रहा हूँ, उसमें भी उस खाद को इस्तेमाल करता हूँ। इस वर्ष में हमने 300 एकड़ की तो पराली काट के मशरूम का कंपोस्ट बना के मशरूम उगा रहे हैं। 80 एकड़ की हमने उसकी जैविक खाद बना दी है टर्निंग मशीन से, जिसको जैविक खेती में इस्तेमाल करेंगे। और 50 एकड़ के हमने फार्म बना दिए, जिनको छप्पर, देसी भाषा में छप्पर बोलेंगे, छप्पर बनाए हैं। उनके अंदर मशरूम अब हमारी उगनी शुरू हो गई है। ये मेरा तजर्बा है, खुद का तजर्बा है कि उसमें भी अच्छी क्वालिटी की मशरूम उगती है और फसल भी अच्छी पैदा उसमें होती है। ये हमारा जो टर्निंग मशीन से खाद बनाया था पराली से का, वो ये खाद को अब हम छान रहे हैं ये झरने द्वारा, क्योंकि मशरूम में बारीक खाद जाता है और बिल्कुल साफ जाता है। किसी प्रकार का उसमें कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। तो इसमें बाई चांस कोई ये पॉलीथीन की आजकल बड़े देश में चली हुई है, जगह जगह उड़ उड़ के आ जाती है, तो उसकी सफाई कर रहे हैं और झरने से छान कर वो इसमें अब इसके फार्म में मशरूम के अंदर छप्पर में जाने के लिए तैयार है। अब वो छान कर और इसमें नारियल का बुरादा और थोड़ा सा चूना, फेदी जिसको बोलते हैं, चूना मिट्टी, वो चूना उसमें डालकर मिक्सचर करके और हम इसको फार्म में इसको केसिंग के लिए अब हमारा ये खाद तैयार। जो हमने पराली का कंपोस्ट तैयार किया, उसको हम इस फार्म में अंदर ले आए। जो हमने पराली का ही फार्म बनाया हुआ है, छप्पर बनाए हुए हैं, अंदर ले आए हैं। और इसमें हमने स्पॉनिंग की है, जिसे हिंदी में बिजाई कहते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मैं अब आपको बिजाई दिखा देता हूँ। ये हमने बिजाई इसमें आज ही की हुई है। बिजाई करके इसमें अखबार हम ढकते हैं, अखबार ढक के इसमें 15 दिन तक प्रतिदिन स्प्रे करते हैं। और ये बीज है, स्पॉन जिसको बोलते हैं। ये मेरे हाथ में देखो बीज है, ये इसका काम है। ये गेहूं के दाने में एक्चुअल में मशरूम का बीज कल्चर हम मशरूम से निकालते हैं, बीजाणु निकालते हैं। गेहूं के दाने पर इसका
एक लैब में तैयार इसका बीज होता है। इसका एक तरीका होता है, मेथड होता है, ऐसे कहीं भी इसका बीज नहीं बनता है, एक लैब में बीज तैयार होता है। तो ये बीज का काम है इसमें जाला चलाना, जिसको इंग्लिश में माइसीलियम बोलते हैं। अब मैं अगले फार्म में दिखाऊंगा कि जिस फार्म में 15 दिन बिजाई हो गए हैं, बिजाई के बाद माइसीलियम जाला कैसा उसमें फैल चुका है, आइए मैं उसको दिखाता हूँ। ये इसमें जो मैं बता रहा था, इसमें बिजाई हुए 15 दिन हो गए हैं। देखो ये सब जो है वाइट हो गया है, माइसीलियम जिसको जाला बोलते हैं, जाला फैल चुका है। अब इस बीज का कोई काम नहीं है, इसका चाहिए इसको हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हटाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये 15 दिन के बाद बिल्कुल वाइट हो गया है। अब आपको इसमें ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो पराली का भूसा था वो भी छिप गया है, सब सफ़ेद हो गया है। अब ये केसिंग के लिए तैयार है। और केसिंग इस रैक में जो है आज हम कर रहे हैं। केसिंग ये जो बाहर में बताया था हमने केसिंग बनाई है, उसी पराली की खाद हमने बना दिया था, जैसे गोबर का खाद है। इसको हम 1 से 1.5 इंच जो है, देखो 1 से 1.5 इंच ऐसे अंदाजे से ले लेते हैं। 1 से 1.5 इंच इसमें हम आज केसिंग कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको उस फार्म में लिए चलता हूँ जिसमें कि मशरूम उगनी शुरू हो चुकी है। इस फार्म में अभी पूरी भर के नहीं आई है, मतलब पूरे बेड में भरी नहीं है। उसको फ्लैश आना बोलते हैं। फ्लैश का मतलब है जैसे कैमरे की लाइट होती है फ्लैश, तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। ये जगह खाली है ये भी सब भर जाएगी। ये इसमें कहीं कहीं मशरूम आना शुरू हो गई है, इसमें आप दिखाइएगा। और ये मशरूम जैसे इस मशरूम पे आइएगा, ये मशरूम तुड़ाई के लिए आज शाम तक तैयार हो जाएगी। लेकिन आपके लिए मैं तुड़ाई भी बता दूं कि इसको हल्का सा प्लक आउट करने के लिए घुमाना पड़ता है। ऐसे करके ऐसे 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 नहीं उखाड़ना है, ऐसे उखाड़ने से इसकी जड़ आ जाएगी, क्योंकि इसमें कई महीने तक मशरूम हमें चलानी है। तो इसको ऐसे हल्का सा घुमाएंगे तो ये बाहर आ गई। ये इसकी जड़ है और ये मशरूम है, ठीक है जी। ये हमने आपको इसकी प्लग आउट करने का भी तरीका बता दिया। तो इसको हम एक रूम स्टोर करके कटाई करके ऐसे इसको कटाई करते हैं। ये काला हिस्सा, जड़ का हिस्सा, हम इसको ऐसे सीधा काट के मार्केट के लिए ये ऐसे कट के तैयार हो चुकी है। ये मशरूम अब तैयार है मार्केट में जाने के लिए। इसको ये आज़ादपुर मंडी में, जो हमारे दिल्ली में बड़ी मंडी है, उसमें 200 ग्राम का एक पैकिंग करके इसको मंडी के लिए हमने ये मशरूम तैयार कर दिए। मशरूम का बीज मशरूम के अंदर ही होता है। अब मैं इसको काट के आपको दिखाऊंगा कि मशरूम का बीज कहाँ होता है, अंदर छुपा रहता है, जिसको हम स्पोर बोलते हैं। ये जो काला हिस्सा है आप इसको स्पोर बोलते हैं। और लैब में इस स्पोर को ऐसे निकालते हैं, बस ये इतना सा, ये काला हिस्सा स्पोर है। पिन के द्वारा इसको निकाल लेते हैं। ऐसे स्पोर निकाल के लैब में ये स्पान बनता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बहुत होता है। तो एक लैब में ही ये तैयार होता है स्पोर। इसको ले जाके बोतल में ऐसे डालते हैं और उसमें 15 दिन में, जैसे अब हमारे मशरूम में जाला चलता है, माइसीलियम चलता है, तो ऐसी फिर इसको एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसीजर होता है, उसको गेहूं के दाने पर इस स्पोर को चढ़ा दिया जाता है। जब हम मशरूम ग्रोवर्स जो है बीज लेते हैं तो उसमें हमें सावधानी ये देखनी पड़ती है कि एक तो पुराना बीज हमें कोई लैब वाला ना दे दे। उसके लिए हम सूंघ के देखते हैं कि उसमें खट्टी महक तो नहीं आ रही है। खट्टा अगर बीज है तो वो बेकार है, उसकी बिजाई हमें नहीं करनी है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का पीला और हरा दाना नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम इस इतने स्पान को देख रहे हैं, इतने बीज को देख रहे हैं, इसमें कहीं भी पीला और हरा दाना नहीं है और इसमें कोई खट्टी भी स्मेल नहीं है। इसका मतलब ये बीज नंबर 1 है और बिजाई के लिए उपयुक्त है। इस बार इस खेत में मेरे 24 फार्म ऐसे हमने खड़े किए हैं, जिसमें 50 एकड़ की पराली हमारी खपत हो गई है। 12 फार्म इधर है, 12 इधर है, और ऐसी 24 फार्म मेरे और थोड़ा नज़दीक एक फार्म और है। 24 फार्म और हमने बनाए हुए हैं। इसमें मैन पावर बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा रोजगार है, इसलिए क्योंकि सब काम हमारा हाथों से करते हैं। 55 मजदूर है, परमानेंट है, और बीच बीच में हमें दिहाड़ी मजदूर भी हमें लेने पड़ते हैं। कई बार तो बाहर से जो दिहाड़ी मजदूर लेते हैं उनकी 100 से भी ज़्यादा संख्या हो जाती है, और एक दिन में हम काउंटिंग करें तो 150 से ऊपर ही मजदूर एक दिन में लग जाते हैं। तो इसमें आदमियों का रोजगार बहुत है।
तो पप्पन जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपने इस फार्म की शुरुआत इस तरह से की है, तो अब आप ये बताइए कि किसानों के लिए धंधा कितना फ़ायदेमंद है? ये किसानों के लिए, खासकर युवा वर्ग में आजकल बेरोजगारी तो देशों में देखो बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे नौजवान गाँवों में भी बेरोजगार हैं। इसको टेक्निकल फार्मिंग कहते हैं। युवाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये जो है फार्मिंग है। मैं पिछले 28 वर्षों से इस फार्मिंग को कर रहा हूँ और मेरा जो तजुर्बा है और उस तजुर्बे का निचोड़ ये है कि इसमें बड़ी ही अच्छी इनकम है और रोज़गार भी, हम जो है इतने मजदूर भाइयों को रोज़गार भी है, इनकम भी अच्छी है। तो पप्पन जी, ये जो बटन मशरूम है, इसका सीज़न कब शुरू होता है और ये कितने दिन में उग के निकलते हैं? हमारे देश के उत्तरी और कुछ पूर्वी भारत के हिस्सों में ये मौसम हम जो है 1 सितंबर से इसकी तैयारी कर देते हैं। फार्म का स्ट्रक्चर खड़ा करना, कंपोस्ट बनाना, इसी के साथ हमारे यहाँ मशरूम उगने के लिए उत्तरी भारत में 10 नवंबर से और मार्च के बीच का मौसम, और अगर देसी भाषा में समझे तो दिवाली से लेकर होली के बीच में सीजनल मशरूम ग्रोइंग के लिए बड़ा ही अच्छा मौसम हमारे भारत का, उत्तरी भारत का रहता है। इसी मौसम में हम ये वाइट बटन मशरूम उगाते हैं। जहाँ तक इसके टेम्परेचर की बात है कि इसमें कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, इसमें टेम्परेचर सबसे अच्छा टेम्परेचर 16 से और 18 के बीच का डिग्री का माना जाता है। अगर इससे थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे भी चला जाता है तो हम छप्पर में, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारे ये पराली के छप्पर है, इसमें पानी लगा लेते हैं। जैसे कि कूलर में पानी भर देते हैं तो उससे मॉइस्चर से कुछ टेम्परेचर लो हो जाता है, ऐसे हम टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। और रही लागत की बात कि कंपोस्ट में लागत कितनी आती है, हमारा जो कंपोस्ट हम बनाते हैं ये काट के और सप्लीमेंट इसमें डालते हैं, उसको लगा के 6 रुपये किलो हमें ये इसका कंपोस्ट मशरूम का पड़ता है। इसी के साथ साथ इसमें सप्लीमेंट, आप जो पूछ रहे हो कि सप्लीमेंट क्या क्या इसमें डालते हैं, इसमें जो एक ये हो गया कि पराली का भूसा ले लो चाहे गेहूं का भूसा, नंबर 1 चीज़ ये। नंबर 2 चिकन मैन्योर, जिसको कि मुर्गी बीट कहते हैं। तीसरा इसमें चोकर डालते हैं। उसके बाद कुछ अंग्रेजी खाद, सिंथेटिक खाद जिसको बोलते हैं, यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है, अमोनिया है, अमोनियम सल्फेट है और पोटास है। इन खाद को शुरू में ही भूस को गीला करके शुरू में ही डाल दिया जाता है और लास्ट की जब टर्निंग हम करते हैं कंपोस्ट बनाते हुए तो लास्ट में इसमें जिप्सम भी डालते हैं। जिप्सम का रोल ये होता है, कोई वो नाइट्रोजन वगैरह तो उसमें होती नहीं है, लेकिन वो इसमें पीएच वैल्यू जो खेती किसानी के लिए, फसल उगाने के लिए अच्छा रहता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखती है और थोड़ा सा कंपोस्ट को सॉफ्ट भी रखती है, जिसमें कि मशरूम की उपज अच्छी होती है। चलो अब हम आपको बताते हैं लागत और मुनाफे के बारे में बात करते हैं कि लागत कितनी आती है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँगा, उसके हिसाब से आप लागत को, क्योंकि सब अपने लेवल से लगाते हैं, कोई कम लगाता है मशरूम, कोई ज़्यादा लगाता है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने 1000 क्विंटल सूखा भूसा लिया, चाहे पराली का है चाहे गेहूं का है, 1000 क्विंटल के में लागत आएगी 30 लाख रुपए। उसमें स्ट्रक्चर भी आ जाता है, सब कुछ, मजदूरी भी, स्ट्रक्चर भी, कंपोस्ट भी, बीज भी, कुल मिला के उसमें सब लागत जो है 1000 क्विंटल के सूखे तूड़े के कंपोस्ट में अगर हम मशरूम उगाते हैं तो 30 लाख का उसमें खर्चा आ जाता है। अब रही बचत कितने की बात है, इसी में एक सवाल खड़ा होता है कि 1000 क्विंटल का जो हम कंपोस्ट बनाएंगे उसमें मशरूम कितनी निकलेगी। तो इसका हिसाब है, जो सूखा भूसे का हम कैलकुलेशन लेंगे उसका 50%, जैसे 1000 क्विंटल 1 लाख केजी हो गया तो उसमें 50,000 केजी मशरूम उसमें निकलेगी। इस सीजन में जो हमारा आकलन है हम किसानों का कि इस सीजन में हमें अगर 50,000 केजी मशरूम निकली, 80 रुपये किलो का रेट रहेगा, तो 8 पंजे 40 लाख की वो निकल गई। तो 30 लाख का खर्चा और 40 लाख की उसकी, तो 10 लाख क्या उसका प्रॉफिट आ गया। इसी में एक सवाल फिर भी खड़ा है, कुछ ग्रोवर्स जो है मेहनत करते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं, तो इससे अपनी यील्ड को 50 से बढ़ा के 60% पर ले जाते हैं, 55-60 तक ले जाते हैं। और
कुछ जो है अच्छा जिनकी क्वालिटी मशरूम की अच्छी निकाल लेते हैं तो उनका रेट भी अच्छा निकल जाता है। तो मेरा मानना है कि अच्छा ग्रोवर्स, अच्छा उत्पादक, उसको जो अगर 60,000 केजी निकाला है तो उसकी ऐसी इनकम भी ज़्यादा ही हो जाती है। तो कुल मिला के 1000 क्विंटल सूखे भूसे का अगर हम कंपोस्ट बनाते हैं तो 15 से 17 लाख रुपए वो एक सीजन में एक किसान कमाई कर सकता है। पपन जी, ये जो बटन मशरूम्स हैं, इनकी मार्केटिंग और सप्लाई कैसे करते हैं आप? मार्केटिंग का ऐसा है, दिल्ली शहर के नज़दीक ग्रोवर्स है, ये 250-300 किलोमीटर के फासले में है। अब रोड कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है, उनके लिए आज़ादपुर मंडी बड़ी अच्छा है, यहाँ बड़ा ही डिमांड है, काफ़ी टनों में माल की यहाँ खपत है। इसी के अलावा फूड प्रोसेसिंग कंपनी भी हमारे यहाँ फैक्ट्रीज़ हमारे देश में काफ़ी खुल चुकी हैं। अपने सिंघू बॉर्डर में भी, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में, बहालगढ़ में, टोर्निका सिटी की में, तो कुछ फार्मर्स तो मंडी में देते हैं और कुछ इसमें फूड प्रोसेसिंग कंपनी में भी दे देते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे ये शहर है, जैसे हमारे चंडीगढ़ है, अमृतसर है, अम्बाला है, इनमें भी अच्छी सप्लाई है। बड़े मेट्रो सिटियों में भी इसकी सप्लाई है। जहाँ तक इसकी खपत की बात है, देश भर में वाइट बटन मशरूम की बहुत ज़्यादा खपत है। ये जो बटन मशरूम है, इसमें किस तरह की बीमारियां लगती हैं और उसका रोकथाम कैसे किया जाए? इसमें जो बीमारियां हैं वो येलो मोल्ड, ग्रीन मोल्ड और एक बबल ऐसा एक लड्डू होता है, वो डिजीज आ जाती है। इसमें सावधानी क्या बरतनी है कि ये डिजीज ना आए। साफ़ सफाई की व्यवस्था, बिल्कुल अपना फार्म साफ रहना चाहिए और जो गेट है, अपने दरवाजे हैं, उस पर चूना छिड़क कर रखें, क्योंकि चूना जो है वो पैरों को साफ करेगा, बाहर से कोई गंदगी ना आए। इसी तरह कंपोस्ट को हम स्टरलाइज करके ही फार्म के अंदर भरते हैं। स्टरलाइज जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं, फार्मोलिन और बेवेस्टीन से स्टरलाइज करते हैं। इसी के साथ जो रोकथाम अंदर फार्म के जाने के बाद में भी, ये मशरूम में किसी हम जो है तेज़ दवाइयाँ हैवी डोज नहीं देते हैं, क्योंकि मशरूम बहुत ही नाजुक सब्जी है। ये अगर इसमें हमने किसी तेज़ दवाई या हैवी डोज कोई दे दी तो मशरूम खुद मर जाएगी। इसलिए जो दवाई रोकथाम हमें, पहली तो मैं सलाह दूंगा कि इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने कंपोस्ट और केशिंग मिट्टी को बाहर ही स्टेरलाइज करके तब फार्म के अंदर लेके जाएं। फिर भी अगर आ जाती है तो उसमें अंदर बस एक ही इलाज है कि उसमें बावेस्टीन का स्प्रे और नुआन एक दवाई होती है हल्का, वो छोटे मोटे मक्खी और मच्छर को मार देती है। नुआन और बावेस्टीन का स्प्रे हम इसमें कुछ समय अंतराल के बाद करते रहते हैं। कि जैसे हमने 28 वर्ष पहले शुरुआत की थी, तो किसी न किसी का टेक्निकल आदमी का या जिसको तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, उस फार्मर्स का, उस ग्रोवर्स का तजुर्बा लिया जाता है। उसकी सलाह के बिना ये काम ना करें। हमने शुरू किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, उसकी सलाह से हमने ये शुरू किया था। अब अगर किसी को शुरू करना है, पहली बात तो वे इसी चैनल से संपर्क कर ले और ये चैनल नंबर दे देगा, मैं भी मदद कर दूंगा। मेरे को 28 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में। और जो मेरे से नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, वो दिल्ली में कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, पूसा से में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने मुरथल में एक मशरूम केंद्रीय अनुसंधान केंद्र खोला हुआ है, वहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं। और अपनी केंद्रीय सरकार का सोलन में मशरूम केंद्र है, वहाँ पर हर प्रकार की मशरूम की ट्रेनिंग दी जाती है। इन केंद्रों में कुछ समय दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, किसानों के लिए फ्री होती है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसमें वो फीस लेते हैं। दोनों तरह की वहाँ प्रशिक्षण लिया जाता है। पपन जी, आपको मशरूम फार्मिंग में सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है या नहीं, या इसका आप लाभ उठा पा रहे हैं? जी, हमारे यहाँ दिल्ली में तो किसी प्रकार की सब्सिडी मशरूम फार्मर को नहीं है। हालांकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें सरकार काफ़ी बढ़ावा दे रही है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं है। उल्टा हमारे यहाँ
बिजली के बिल जो है इसके मशरूम ग्रोवर्स के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमें अलग से इसका मीटर लगाना पड़ता है। जो हमारे ट्यूबवेल है जिससे हम अगर दूसरी खेती की सिंचाई करते हैं, उससे अलग हमें मीटर लगाना पड़ता है मशरूम के लिए, जिसके चार्जेस ज़्यादा है। हमें यहाँ दिल्ली में किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें युवाओं को तो रोज़गार है ही है, इसी के साथ मज़दूरों को भी बहुत ही अच्छी दिहाड़ी इसमें मिलती है, मज़दूरों को भी रोज़गार है। तो मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करूंगा या केंद्रीय सरकार से भी निवेदन करूंगा कि मशरूम ग्रोवर्स के लिए कोई स्पेशल बजट तय करे ताकि इसको बढ़ावा मिले। तो जिस तरह से देखा आपने कि पप्पन जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी, इस तरह की वीडियो आपके लिए कृषि जागरण लाता रहेगा। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे रुक्मणी चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।